Is my voice audible? Is my voice audible? Is my voice audible? Yes or no? तो मैंने बताया आपका ACTH क्या था। ACTH आपका सेक्स हार्मोन्स निकलवाता है, सेक्स हार्मोन्स कह रही हूँ, जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है वो निकलवाता है आपका ACTH। ACTH कहाँ जाएगा? एड्रीनल ग्लैंड पे जाएगा। एड्रीनल ग्लैंड के कौन से पोर्शन पे जाएगा? एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जाएगा। कॉर्टेक्स से आपके जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है वो रिलीज होंगे। स्टेरॉइड हार्मोन्स का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपके स्टेरॉइड्स हार्मोन्स को हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी बोलते हैं। सो दिस इज अबाउट योर ACTH। ACTH के बाद आता है आपका TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड में जाएंगे और थायराइड के दो हार्मोन होते हैं T3 एंड T4, इनको रिलीज कराएंगे। सो TSH क्या करेगा? थायराइड पे जाके T3 एंड T4 रिलीज कराएगा। T3 एंड T4 मैंने आपको बताया था नहीं, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है या वाटर सॉल्युबल है? T3 एंड T4 आर लिपिड सॉल्युबल और दे आर योर वाटर सॉल्युबल। कौन से हार्मोन है, याद है किसी को? मैंने आपको बताया, यस दे आर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। तो TSH का काम ये है। उसके बाद बचे FSH एंड LH। ये दोनों क्या करते हैं? FSH क्या करते हैं? FSH आपका स्टिमुलेट करता है आपके गैमीट्स को। जो आपके गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स कौन से होते हैं? फीमेल में ओवा होता है और मेल में स्पर्म होता है। गैमीट्स आर, ये जो गैमीट्स आपके प्रोड्यूस होते हैं जिनकी फ्यूजन से आपका एम्ब्रियो बनता है। सो FSH क्या करते हैं? FSH विल स्टिमुलेट योर गैमीट, आपके ओवा और स्पर्म को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द गैमीट प्रोडक्शन इन योर बोथ बॉडी। मेल्स है तो मेल्स के अंदर स्पर्म निकलेगा और फीमेल्स है, फीमेल्स के अंदर ओवा निकलेगा। दीज आर द गैमीट्स। इन गैमीट्स की प्रोडक्शन कौन कराता है? FSH कराता है। सो FSH स्टिमुलेट द गैमीट प्रोडक्शन इन बोथ द सेक्सेस। मेल्स में स्पर्म की प्रोडक्शन एंड फीमेल में प्रोडक्शन ऑफ ओवम कराता है। ये एक काम होता है FSH का कि गैमीट की प्रोडक्शन कराना। इसके अलावा फीमेल्स में इसका एक और काम होता है। फीमेल्स में ये क्या करता है? जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, जैसे अभी हम जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना तो फॉलिकल्स पढ़ेंगे हम। ये बहुत सारे फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, देन ग्राफियन फॉलिकल्स, और इनसे फाइनली आपका ओवा रिलीज होता है। जो आपके फॉलिकल छोटे छोटे बनते हैं, अलग अलग फॉलिकल्स बनते हैं और उससे आपका ओवम बनता है। जो आपका गैमीट है वो फॉलिकल से बनता है। तो क्या करता है? फीमेल्स के अंदर जो एक ओवेरियन फॉलिकल होता है, ओवेरियन फॉलिकल मतलब जो फॉलिकल आपके ओवरी के अंदर है, चाहे वो प्राइमरी है, चाहे वो सेकेंडरी है, चाहे वो टर्शियरी है। तो जितने भी ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उनको वो स्टिमुलेट करता है, और जब वो उसको स्टिमुलेट करेगा तो उससे क्या होगा? उससे फाइनली हमारा ओवा बनेगा। सो फीमेल्स में दो काम हुए, एक तो ओवा बनाना, बट ओवा कैसे बनेगा? बाय स्टिमुलेटिंग द ओवेरियन फॉलिकल्स। क्लियर हो यहाँ पे? इज इट क्लियर? यस और नो? इज इट क्लियर? ऐसे ही जो मेल्स होते हैं, मेल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अभी हम इसके बाद ना एंडोक्राइन सिस्टम के बाद हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही पढ़ेंगे, तो अभी के लिए थोड़ा सा जस्ट क्रैम इट अप। मेल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपकी हेल्प करती है स्पर्म प्रोडक्शन कराने में। तो जैसे इन्होंने ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट किया, ऐसे ही मेल्स में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को स्टिमुलेट करेगा और वो आपकी स्पर्म की प्रोडक्शन कराएगा। सो FSH के दो काम। पहला मेन काम आपके गैमीट की प्रोडक्शन कराना, और फीमेल में गैमीट की प्रोडक्शन कैसे कराएगा? ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करके, और मेल में कैसे कराएगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को स्टिमुलेट करके। क्लियर? FSH का रोल क्लियर हुआ? दिस इज द रोल ऑफ FSH। आफ्टर कमिंग टू द रोल ऑफ LH। LH क्या करता है? मैंने बोला प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड देन फाइनली आपका ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ये अलग अलग ना फॉलिकल्स बनते हैं, फॉलिकल की स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ग्राफियन फॉलिकल।
अब क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल से आपका ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब आपका एग का रिलीज होना, आपके ओवम का एग का रिलीज होना। ओव्यूलेशन कब होता है? 14th डे पर होता है आपकी साइकिल के। सो ओव्यूलेशन कराने के लिए, एग को बाहर निकालने के लिए आपको एलएच चाहिए। सो जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे ना, तो हम यही पढ़ेंगे 14वें दिन पर एक एलएच का सर्ज होता है, देयर इज अ सर्टेन इंक्रीज इन एलएच लेवल, क्योंकि अगर एलएच रिलीज नहीं हुआ ना तो ओव्यूलेशन ही नहीं हो पाएगा, एग ही नहीं रिलीज होगा। एग बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, किससे बन रहा है? विद द हेल्प ऑफ एफएसएच। एग की फॉर्मेशन करने में हेल्प कर रहा है एफएसएच, बट एग के रिलीज कराने में कौन हेल्प करेगा? एलएच। समझ आया? इज इट क्लियर? यस और नो? इज इट क्लियर? यस और नो? ठीक है, तो यही तक करो इनके रूल्स, बाकी मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम कराऊंगी, एफएसएच एलएच सब कुछ वहां पे क्लियरली समझ आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर एंटीरियर पिट्यूटरी। देन कमिंग टुवर्ड्स द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस इज अनदर नेम ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब क्या है? Although the posterior pituitary does not synthesize any hormone, it only store and release two hormone which are called as oxytocin and second is called as vasopressin. Vasopressin is ADH, antidiuretic hormone, ऐसा हार्मोन जो डायूरेसिस को अगेंस्ट है। डायूरेसिस मतलब यूरिन फॉर्मेशन के अगेंस्ट है। तो वेसोप्रेसिन इज अगेंस्ट योर यूरिन फॉर्मेशन एंड ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन का मेन काम होता है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करना और बेबी का रिमूवल कराना। तो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन नहीं बनाता, वो सिर्फ स्टोर करता है और रिलीज करता है दो हार्मोन जो कहाँ बने थे? जो हाइपोथैलेमस में बने थे, जिनके एग्जाम्पल है ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। क्लियर? यहां तक क्लियर सबको? यहां तक क्लियर? यस और नो? ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम होता है पीटोसिन। पीटोसिन इज द अदर नेम ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीटोसिन। क्या करता है ऑक्सीटोसिन? ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा कब? जब चाइल्ड का बर्थ होना होगा और चाइल्ड को बर्थ कैनाल से बाहर निकालना होगा। जो बर्थ कैनाल होती है उसे बाहर निकालने के लिए यूटेराइन जब तक फोर्स नहीं देगी, चाइल्ड आगे की तरफ बाहर नहीं निकलेगा। सो ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट योर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। क्यों? फॉर मूविंग द चाइल्ड आउट ऑफ द बर्थ कैनाल। क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर? यस और नो? अब मैंने आपको बताया था प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या कर रहा था? मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर रहा था। मेमोरी ग्लैंड्स कहाँ पर है? ब्रेस्ट में प्रेजेंट है। कहाँ पे? मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने से मिल्क की प्रोडक्शन करा दी। प्रोलैक्टिन ने मिल्क की प्रोडक्शन करा दी, लेकिन ब्रेस्ट के निपल के थ्रू मिल्क बाहर निकलवाना वो काम होता है ऑक्सीटोसिन का। जो कॉन्ट्रैक्शन करके मिल्क को रिमूव कराना, मिल्क को निपल के थ्रू बाहर निकलवाना, वो काम होता है ऑक्सीटोसिन का। कोई पूछे मिल्क प्रोडक्शन कौन कराता है? प्रोलैक्टिन। और मिल्क को रिलीज कौन कराता है? ऑक्सीटोसिन। याद रखना, ठीक है? इसीलिए बिकॉज ये दो इंपॉर्टेंट चीजों में हेल्प कर रहा है, बेबी को बाहर निकालने में भी और मिल्क को भी बाहर निकालने में, सो इसको हम बर्थ हार्मोन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ बर्थ हार्मोन। सो आपसे कोई पूछ सकता है what is birth hormone? Which hormone is the birth hormone? Oxytocin is the birth hormone and oxytocin is also called as pitocin. Clear? Oxytocin का role clear है सबको? Is the role of oxytocin clear to everyone? Is the role of oxytocin? उसके बाद नेक्स्ट आता है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन के तीन नाम है। एक हमने पढ़ा एडीएच। एडीएच की आपको फुल फॉर्म पता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। सेकंड इज वेसोप्रेसिन और एक और होता है जिसे हम बोलते हैं पिट रेसिन। वेसोप्रेसिन,
पिट्रेसिन. पिट्रेसिन इज अनदर नेम ऑफ योर दिस हार्मोन. समझ आया? अब मुझे ये बताओ, इसका रोल समझ आया आपको? रोल क्या है? ये आपके डायूरेसिस को इनिबिट कर रहा है, मतलब ये आपकी यूरिन का अमाउंट कम कर रहा है. ये समझ आया? ये समझ आया? यस और नो? ये समझ आया? यस और नो? अब एक छोटी सी चीज, ये सब कुछ हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज बताओ, यूरिन की कंसंट्रेशन को, मतलब यूरिन के अमाउंट को ये डिक्रीज कर रहा है. अगर यूरिन का अमाउंट डिक्रीज होगा तो जितना भी पानी है आपकी यूरिन में वो रीएब्सॉर्ब होगा या नहीं होगा? अगर आपको यूरिन का अमाउंट कम करना है, इफ यू वांट टू डिक्रीज द यूरिन अमाउंट, तो यूरिन का अमाउंट कैसे कम करोगे? जितना भी पानी है वो एब्जॉर्ब करा दो. और अगर आप चाहते हो यूरिन का अमाउंट बढ़ जाए तो आप पानी की रीएब्जॉर्प्शन को मत कराओ. सो सिंस एडीएच आपके यूरिन के अमाउंट को कम कर रहा है, मतलब ये वाटर को एब्जॉर्ब करा रहा है आपकी किडनी के थ्रू, ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है. एक्चुअल रोल हम पढ़ेंगे एडीएच का जब हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ आ गया कि ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को कराएगा. सो यूरिन बिकम, वाटर को जब रीएब्सॉर्ब कराएगा तो यूरिन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा? यूरिन वुड बी कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड? यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, डाइल्यूटेड होगा? It will be concentrated. So ADH will concentrate your urine, and in the absence of ADH, urine output increases more than 10-fold. ठीक है? और जब आप अल्कोहल ड्रिंक करते हो ना, तो अल्कोहल ड्रिंक करने से, मुझे बताओ, यूरिन का अमाउंट कम होता है, बढ़ता है? किसी को पता है? अल्कोहल अगर कोई इंसान ज्यादा पीता है तो उससे आपका यूरिन का अमाउंट ज्यादा होता है, कम होता है? यूरिन का अमाउंट बढ़ जाता है. क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये आपके एडीएच को इनिबिट कराता है. जो अल्कोहल कंजम्पशन होती है वो आपके एडीएच को इनिबिट करा देता है, आपकी रीएब्जॉर्प्शन को इनिबिट करा देता है, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ यूरिन बढ़ जाता है. तभी बोलते हैं अगर किसी इंसान को वो हो जाए, स्टोन हो जाए, पथरी होता है ना, स्टोन हो जाता है, किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं, तो उस केस में आप बंदे को एकदम से बहुत सारा अल्कोहल पिला दो या फिर आप उसको बहुत सारी बियर पिला दो, जिससे एक बार में ना प्रेशर से यूरिन आएगा और वो स्टोन बाहर निकल जाएगा आपके यूरिन के थ्रू. मैंने बोला अगर इन द एब्सेंस ऑफ एडीएच, urine output increases more than 10-fold. In the absence of ADH, urine output increases by 10-fold. Clear हुआ ADH का रोल? Is the role of ADH clear? ADH का एक रोल है, it causes reabsorption of water from kidney tubules. किडनी की ट्यूब्यूल से वाटर की एब्जॉर्प्शन करेगा. इसके साथ एडीएच का एक और काम होता है, ये आपका वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है. इट कॉजेस वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन. आपकी ब्लड वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल्स में आपकी आर्टरीज होती है, वेन्स होती हैं. ब्लड वेसल्स को एक होता है कॉन्स्ट्रिक्ट कराना, मतलब अगर ये मेरी आइडियल ब्लड वेसल है तो इसको पतली करा देना, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराने का काम करता है एडीएच. और दूसरा होता है वेसो डायलेशन. दिस इज वेसो डायलेशन एंड दिस इज वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन. समझ आया? एडीएच के दो रोल है, एक ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराता है, दूसरा ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है. क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस और नो? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस और नो? अब मुझे किसी को आइडिया है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराने से बीपी बढ़ता है या बीपी डिक्रीज होता है? किसी को आइडिया है बीपी का, ब्लड प्रेशर का? किसी को आइडिया है? बीपी इंक्रीज होता है. गुड. अब मैं एक छोटी सी चीज समझा दी थी यही पर ही, ब्लड प्रेशर के, हाँ बीपी इंक्रीज, एक चीज छोटी सी समझ लो, ब्लड प्रेशर के दो कंपोनेंट होता है. एक होता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, one is called as systolic blood pressure, दूसरा is called as diastolic blood pressure.
In ideal case, systolic blood pressure is 120 mmHg and in ideal case, diastolic is 80 mmHg. पता है ये सबको? ये सबको पता है. Blood pressure is systolic blood pressure and diastolic blood pressure. Systolic is 120 mmHg and diastolic is 80 mmHg. इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. जो आपका हार्ट होता है, ये हार्ट है आपका, और हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जितना ज्यादा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ज्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा. याद रखना, हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट द फैक्टर्स इन सर्कुलेटरी सिस्टम, बट अभी के लिए जस्ट रिमेंबर सिस्टोलिक प्रेशर कब बढ़ता है? जितना ज्यादा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. अब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आगे ब्लड वेसल में जाएगा. अब ब्लड वेसल्स अगर पतली पतली होंगी तो क्या ये ब्लड के फ्लो को रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगी या नहीं क्रिएट करेंगी? अगर ब्लड वेसल्स पतली पतली होंगी तो क्या ये ब्लड के फ्लो को रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, नहीं क्रिएट करेगी? बताओ. ये आपके, इसे बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस. दिस इज कॉल्ड एज पेरिफेरल रेजिस्टेंस. सो जब भी आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, और जब भी आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है. सो सिस्टोलिक बीपी कब बढ़ेगा? जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी. और डायस्टोलिक बीपी कब बढ़ेगा? जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी. सो पेरिफेरल रेजिस्टेंस कब बढ़ती है? जब आपकी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है. तो कोई आपसे पूछ ले, आपको पता है एडीएच आपकी वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा जिससे आपका बीपी बढ़ेगा. बट आइडियली अगर उसने क्वेश्चन में पूछ लिया सिस्टोलिक बढ़ेगा डायस्टोलिक बढ़ेगा, फिर क्या बोलोगे? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या हुआ? पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ी और उससे डायस्टोलिक बीपी बढ़ेगा, ना कि सिस्टोलिक बीपी. इवेंचुअली धीरे धीरे ये एक ना मैकेनिज्म होता है. सिस्टोलिक बढ़ेगा तो टाइम बाय टाइम अगर सिस्टोलिक ठीक नहीं हुआ ना तो वो डायस्टोलिक भी बढ़ाना शुरू कर देगा. बट इनिशियली अगर अभी एकदम से एडीएच रिलीज हुआ, उससे आपकी सिस्टोलिक बीपी में फर्क नहीं आएगा, उससे आपके डायस्टोलिक बीपी में फर्क आएगा. बट क्या होता है हमारे हार्ट में, ये हार्ट है, ठीक है, यहां से मेरा ब्लड गया पूरी बॉडी में वेसल्स के थ्रू. अब अगर वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो डायस्टोलिक बीपी बढ़ गया. डायस्टोलिक बीपी बढ़ा तो ये बहुत तेज तेज भाग रहा है आपका ब्लड. फिर जब वो हार्ट के पास भी पहुंचेगा ना तो हार्ट भी तेज तेज कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इससे सिस्टोलिक भी बढ़ जाएगा. बट इट विल टेक सम टाइम टू इंक्रीज द सिस्टोलिक बीपी बाय एडीएच. बट इमीडिएट इफेक्ट किस पे होता है? डायस्टोलिक पे. समझ आया? Is this concept clear to everyone? Is this concept clear to everyone? Yes or no? यहां तक क्लियर है? Yes or no? डायस्टोलिक सिस्टोलिक सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर? Is it clear or not? Systolic is caused, yes, systolic BP is increased by heart contraction and diastolic BP is increased by increase in peripheral resistance. ठीक है तमन्ना? सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस मेरे को एक पॉइंट याद आया, एडीएच पढ़ाते हो तो मैंने बता दिया. सब कुछ पढ़ेंगे, डायस्टोलिक कैसे बढ़ता है, सिस्टोलिक कैसे बढ़ता है, बट अभी के लिए इतना याद कर लो. इतना समझ आ गया? दिस इज ऑल अबाउट योर पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, एक मिनट.